हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमी क्लासेस में हम लोग कक्षा 12 के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, कि सॉल्यूशन की सांद्रता के बारे में पढ़ चुके हैं और मूलरता, नॉर्मलता, मूललता और इसके अन्य विधियों यानी कि आयतन, आयतन प्रतिशत, भार, आयतन प्रतिशत आदि के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से नियम हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। हालांकि जो विलयन होते हैं 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको चैप्टर में केवल द्रवीय विलयन के बारे में पढ़ना है। द्रवीय विलयन का अर्थ क्या है? द्रवीय विलयन का अर्थ है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, यानी कि द्रव विलायक के विलयन के जितने नियम हैं और द्रव विलायक के विलयन के बारे में हमको इसमें अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं। जब विलायक द्रव हो तब इसमें विलेय 3 प्रकार के हो सकते हैं। जब विलायक द्रव हो तब इसमें विलेय 3 प्रकार के हो सकते हैं। और ये विलेय कौन कौन से हो सकते हैं? ये विलेय गैसीय अवस्था में हो सकता है, यानी गैस, और ये जो विलेय है वह द्रव अवस्था में हो सकता है और ठोस अवस्था में हो सकता है। तो जब हम किसी गैस को द्रव में विलय करते हैं, विलीन करते हैं, घोलते हैं, अर्थात गैस का द्रव में विलयन बनाते हैं, तब गैस प्लस द्रव विलयन बनता है। जैसे हम लोग सोडा वाटर के बारे में तो जानते ही होंगे। सोडा वाटर जो नींबू शिकंजी और ठंडी गर्मी के दिनों में उसको जो है ठंडा करके पीने में उपयोग किया जाता है। तो सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में विलय कर दिया जाता है, विलीन कर दिया जाता है, इसका विलयन बना लिया जाता है, तब ये सोडा वाटर होता है। ठीक। इसके बाद अगर द्रव विलेय पदार्थ भी हो और द्रव विलायक पदार्थ भी हो, जैसे एथिल एल्कोहल या एल्कोहल भी बोल सकते हैं, एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल को जब हम पानी यानी H2O में घोलते हैं तब ये होता है द्रव प्लस द्रव विलयन। ठीक। और अब आगे ठोस, जब हम ठोस को द्रव में घोलते हैं तो ठोस प्लस द्रव विलयन बनता है। ठोस प्लस द्रव, जैसे हमने नमक ले लिया और उसको हमने H2O यानी जल में घोल दिया। इस प्रकार से 3 तरह के जो विलयन बन सकते हैं जिनमें विलायक द्रव हो। ठीक। जब गैस और द्रव के विलयन के बारे में हम अध्ययन करेंगे तब इसमें कौन सा नियम हमको अध्ययन करना है? जब हम गैस और द्रव के विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे तब हमको हेनरी का नियम पढ़ना होगा। हेनरी का, द्रव और द्रव का विलयन होगा तब द्रव और द्रव, जैसे यहाँ पे हमने अल्कोहल और पानी का विलयन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा? द्रव और द्रव का विलयन। जब द्रव और द्रव का विलयन पढ़ा जाता है तब उसमें हमको पढ़ना पड़ता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट का नियम जो है केवल द्रव और द्रव विलयनों पर लागू होता है। और राउल्ट का नियम पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन। उसके बाद राउल्ट के नियम से विलयनों का, ऐसे विलयनों का विचलन पढ़ेंगे। उसके बाद स्थिर क्वाथी एक विलयन का अवस्था होता है, उसको पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं ठोस का, जब द्रव यानी कि मान लेते हैं नमक ठोस है और पानी द्रव H2O में घोल करके जब हम ठोस को द्रव में मिला करके जब विलयन बनाते हैं तब इस प्रकार के विलयन में जो गुणधर्म होते हैं या ऐसे विलयन को पढ़ने के लिए हमको 4 जो है गुणधर्मों को पढ़ना होगा, जिसको हम अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। अणु संख्य गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो अणु संख्य गुणधर्म 4 प्रकार के पढ़ेंगे। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब अवनमन और परासरण दाब। ये देखिए नमक और पानी का जो विलयन है इसको ब्राइन कहते हैं, ब्राइन केमिस्ट्री में।
तो क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब अवनमन, साथ में परासरण दाब। अब ये जितने भी शब्द यहाँ पर आए हुए हैं, जब इन पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे तब उन शब्दों का एक एक का अर्थ अलग से निकाल करके अध्ययन किया जाएगा, तब ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। हेनरी का नियम हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है, आइए थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं, फिर से इसको विस्तार करेंगे। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात किसी भी स्थिर ताप पर किसी द्रव में कोई भी गैस अगर घुलती है तो उसके जो घुलने की मात्रा है, उसमें जो कितनी मात्रा उसकी घुली है, यह किस बात पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है उसके दाब पर। वह कितना दाब उस पर डाल करके, उसमें प्रेशर कितना पड़ा हुआ, कितना दाब डाल करके उसमें उसको घोला जा रहा है, तब उसके अनुसार अगर अधिक दाब पर उसको घोलने का प्रयत्न करेंगे तो उसकी अधिक मात्रा द्रव में घुलेगी, और कम दाब पर अगर उसको घोलने का प्रयत्न करेंगे तो कम मात्रा उसमें घुलेगी। ऐसी बात नहीं है कि उसमें द्रव में गैस पहले से घुली हुई नहीं है। अगर द्रव के ऊपर उस गैस का वातावरण है तब वह गैस कुछ मात्रा में जरूर उस द्रव में घुली रहती है, परंतु दाब बढ़ाने पर उस गैस की जो मात्रा उसमें घुल रही है, गैस के घुलने की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है। हेनरी के नियम को आइए हम समझते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो मछलियां होती हैं या जलीय जीव होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन वो कैसे पानी के अंदर से ही ले लेते हैं, इस बात को मैंने बताया था हेनरी के नियम से। तो अब जो है थोड़ा और एग्जाम्पल देखते हैं। आप कोका कोला की बोतल ले लीजिए, जब आप कोका कोला की बोतल लेते हैं उसके ऊपर ढक्कन ऐसे पैक रहता है, इतना इस तरह से पैक रहता है कि उस ढक्कन से हवा न तो बाहर जाए, न तो अंदर की हवा जो है बाहर आए, न तो बाहर की हवा अंदर जाए। अर्थात उसको एक निश्चित दाब पर पैक कर दिया जाता है, यानी उसके अंदर का जो दाब है वो स्थिर रहता है। और गर्मी के दिनों में जब वो ठंडी बोतल हमको मिलती है और जब उसको खोला जाता है तो उससे बुलबुले के रूप में जो है वो जो झाग के रूप में बाहर आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम इस ढक्कन को उठाते हैं तब उसके अंदर जो द्रव है उस पर जो दाब है, दाब में कमी आ जाती है, और दाब में कमी आने पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि दाब अधिक होने पर उसमें विलेय जो गैस है उसकी मात्रा अधिक होगी और दाब कम होने पर विलेय गैस की मात्रा कम हो जाएगी। यानी दाब कम तब गैस की मात्रा भी कम घुलेगी, और दाब अधिक तब गैस की मात्रा भी अधिक घुलेगी। अर्थात ये जो बॉटल होते हैं, सोडा का जो बॉटल है या फिर ये पेप्सी का या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल हैं, उसको पैक किया जाता है एक निश्चित प्रेशर पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोलकर। अगर हम ढक्कन को खोलते हैं तब अचानक से उसका जो दाब है वो कम हो जाता है उस लिक्विड के ऊपर, और दाब कम होने पर जो उसमें घुली हुई गैस है वह बुलबुले के रूप में बाहर निकल आती है। तब जाकर के वह जो झाग के रूप में बाहर निकलता है। या जब हम सेक करके ऐसे हिला करके उसको खोलते हैं तब भी ऐसा होता है। हिलाने से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। जब तापमान में वृद्धि होगा तो तापमान में वृद्धि होने के कारण जो गैस है वो बाहर, उसका आयतन बढ़ेगा, गैस का आयतन बढ़ेगा तो बाहर निकलने के, अर्थात दाब कम हो जाएगा। दाब कम होने के कारण वो जो है बाहर निकलेगी। तो इस तरह से हेनरी का जो नियम है कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसको समझें। मान लीजिए कि हमने एक बर्तन लिया हुआ है, पात्र, और इसको हमने ऊपर से ढक दिया हुआ है और यहाँ पर पानी है, इस पर कोई गैस हम घोल रहे हैं, गैस G। अब यहाँ पर जब गैस घुल रही है तो हम इस पर अभी कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इस पर अभी हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं, तो एक निश्चित मात्रा में गैस इसके अंदर घुली हुई है। अब ये गैस जब इसमें घुली हुई है तो अगर यहाँ पर एक पिस्टन लगा लिया जाए, ऐसे, पिस्टन का मतलब साइकिल का जो पंप होता है, हवा भरते हैं, या फिर पिचकारी जो होती है उसमें देखते हैं वो पिस्टन होता है, ऐसे प्रेशर डालने पर वो आगे जो दबाव डालता है वो प्रेशर। अब अगर इस पिस्टन को हम नीचे की ओर पुश करें, नीचे की ओर दबाएं, तो यहाँ पर जो गैस भरी हुई है
इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा। जब इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा तब ये जो सिकुड़ना शुरू होगी। अगर सिकुड़ेगी तो आखिर वो गैस जाएगी कहाँ? वो गैस जाती है इस द्रव में। यानी दाब बढ़ाने पर उस द्रव में गैस की जो मात्रा है, उसके घुलने की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है। हम केमिस्ट्री में मात्रा को, यानी गैस की मात्रा, द्रव की मात्रा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? मात्रा को हम मोल प्रभाज से प्रस्तुत करते हैं। मोल प्रभाज। मोल प्रभाज मतलब दिए गए अवयव के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। द्विअंगी विलयन हो सकता है, त्रिअंगी विलयन हो सकता है। सभी के मोल प्रभाज अगर एक साथ निकाल करके फिर जोड़ दिए जाएं तो सभी के मोल प्रभाजों का योगफल 1 आता है। द्विअंगी विलयन है तो एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n अपन कैपिटल N प्लस स्मॉल n, और विलायक का मोल प्रभाज कैपिटल N अपन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 आएगा। जहां पर स्मॉल n क्या होगा? विलेय पदार्थ के मोल की संख्या, और कैपिटल N क्या होगा? विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या। ऐसे ही 2, 3, 4 आगे मतलब कई घटक अगर हैं, सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योगफल हमेशा 1 आता है। तो मोल प्रभाज यहाँ पर पहले से इसमें गैस का मोल प्रभाज उपस्थित है बिना दबाव डाले, और जब दबाव डालेंगे तो मोल प्रभाज में क्या होगा? वृद्धि। यानी कि इसमें गैस की मात्रा में होगी वृद्धि। अर्थात अगर इसमें गैस की जो मोल प्रभाज है उसको हम मान लेते हैं, गैस के मोल प्रभाज को हम मान लेते हैं x। अगर गैस का मोल प्रभाज x है जो इस समय घुला हुआ है, तो गैस के मोल प्रभाज में हो रही है वृद्धि। यानी कि इसमें जो उपस्थित गैस का मोल प्रभाज है उसमें जो वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई है? इस पर जो दबाव हम डाल रहे हैं उसके कारण हुई है। अर्थात यहाँ पर दबाव डालने पर इसके मोल प्रभाज में वृद्धि हो रही है। तो ये जो हम दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर ऑफ गैस Pg या PV लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस डालने पर इसमें मोल प्रभाज जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि Xg गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा। अब ये जो गैस का मोल प्रभाज है यह उसके जो है कि मोल की संख्या और विलायक के मोल की संख्या पर निर्भर करेगा। जहां कहीं भी समानुपाती का चिन्ह होता है वहां पर हम क्या लेते हैं? एक नियतांक लेते हैं। तो यहाँ पर P गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट H और Xg, या इसको हम P बराबर K यम भी लिख सकते हैं। जहाँ पर यम क्या है? यहाँ है गैस का मोल प्रभाज, और KH क्या है? KH को हेनरी गुणांक या हेनरी नियतांक कहते हैं, हेनरी नियतांक। और Pg क्या है? गैस का दाब, Pg गैस का दाब, और Xg क्या है? गैस का मोल प्रभाज। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। एकदम स्पष्ट है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। आइए अब हेनरी के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में हेनरी के नियम के संबंधित घटनाएं कहाँ देखते हैं। पहला है, शीतल पेय की बोतलों को CO2 के उच्च दाब पर बंद किया जाता है। अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया भी था, जितने भी शीतल पेयजल होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर उसमें विलयन बना करके रखा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन बना करके रखने से वह जो लिक्विड है वो काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है, और प्लस वो कूलेंट का काम करता है, वो जो है ठंडा उसको बना करके रखने का काम करता है, ज़्यादा देर तक ठंडा बना कर। परंतु अगर उसको हम बोतल को खोल करके गिलास में रखते हैं तो ऊपर का दाब एकदम से कम हो जाता है, बुलबुले के रूप में वो जो गैस है बाहर निकल जाती है। अगर आप जब शीतल पेय पदार्थ को बोतल से निकाल करके कुछ ही मिनटों में नहीं पी लेते हैं तब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तब वो केवल ठंडा मीठा जो है लिक्विड बच जाता है। इसलिए जब भी देखते हैं लोग क्या करते हैं, बोतल से निकालते हैं तुरंत पी जाते हैं। तो ये पहला है कि शीतल पेय की बोतलों को कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च दाब पर बंद किया जाता है। क्यों?
क्योंकि जितना उच्च दाब रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता उतनी अधिक रहेगी, यानी उसमें वो उतनी ही अधिक मात्रा में घुलेगा। दूसरा, गोताखोरों के सिलेंडर में HE गैस भी भरी जाती है। जो समुद्र के नीचे गोताखोर जाते हैं तो गोताखोर अपने साथ सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्योंकि जब गोताखोर समुद्र के सतह में नीचे की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाते हैं, एकदम ऊपर जब वो है तो उनके ऊपर केवल वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिकल प्रेशर केवल लगा हुआ है। जैसे जैसे वो नीचे की ओर जाते हैं दाब बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो केवल हवा का, वायुमंडल का दाब है, जितना वो नीचे जाएंगे वह जो है पानी का दाब और प्लस वायुमंडल का दाब यानी कि वायुमंडलीय दाब प्लस द्रव दाब जो है बढ़ता चला जाएगा। अब ऊपर की ओर है, तब ऊपर की ओर रहने पर दाब कम होने के कारण उनका जो गैस का सिलेंडर उन्होंने लिया हुआ है, गैस के सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, तो उसकी विलेयता रक्त में। अब बात यह है कि यहाँ पर द्रव में गैस की विलेयता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो गैस वो सिलेंडर लिए रहते हैं वो गैस हमारे शरीर में नाक द्वारा जाती है, तो वो कहाँ घुलती है? रक्त में घुलती है। रक्त क्या है? एक द्रव है, लिक्विड है, तो उसमें जो विलेयता है सामान्य रूप से चलता है, जैसे कि हम ऐसे ऊपर की ओर यानी सतह पर ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा। दाब बढ़ने के कारण, वही बात है हेनरी का नियम, दाब बढ़ने के कारण ये जो गैस ले रहेंगे, इनके गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से होता क्या है? ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, क्योंकि वायुमंडल में ये दोनों अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण होता है और ये लेकर के जब नीचे की ओर, जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे, इनकी विलेयता हमारे रक्त में बढ़ती चली जाती है। यानी सांस ले रहे हैं वो तो ठीक है, सांस लेने के अतिरिक्त वो जो हमारे रक्त में अत्यधिक मात्रा में घुलते चले जाते हैं, क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे विलेयता उतनी ही अधिक होगी द्रव में, इसलिए यह जो अधिक मात्रा में घुलते चले जाते हैं। तो अगर गोताखोर नीचे गया है तो कभी न कभी ऊपर तो आएगा। जब वो ऊपर आएगा तो ऊपर आने पर अचानक से उसके शरीर पर जो दाब है वो कम हो जाएगा, और जब दाब कम होगा तो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस घुली हुई है दाब अधिक होने के कारण, जब दाब कम होगा तो ऐसा नहीं होगा कि वह गैस जो है नाक द्वारा बाहर आएगी, नहीं, वह गैस क्या करेगी कि हमारे रक्त कोश केशिकाओं में, नसों में जहां भी रक्त है उस रक्त पर जब दबाव कम हो जाएगा तो उस रक्त से वह बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी। जैसे अभी बॉटल में देख रहे थे ग्लास में डालने पर, तो वह गैस जो हमारे नसों में ब्लड से बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी। और ऐसा होने पर क्या होगा कि वह जो बुलबुले के रूप में हमारे नसों में जब वो आ जाएगी तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है और बहुत अधिक दर्द होने लगता है, ब्लड जो है जम जाता है और यहाँ तक कि कभी कभी गोताखोरों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस मेडिकल कंडीशंस को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? हेनरी का नियम ये कहता है कि दाब बढ़ने पर गैस की विलेयता द्रव में बढ़ती है, लेकिन कुछ जो गैसें ऐसी होती हैं जिनकी विलेयता बहुत ही कम होती है द्रव में, जैसे हीलियम। हीलियम गैस, हालांकि हमारे वातावरण में हीलियम गैस तो उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पे हीलियम गैस को एक निश्चित अनुपात में मिला करके डाला जाता है गैस सिलेंडर में। क्यों? क्योंकि जो हीलियम गैस होती है उसकी विलेयता हमारे रक्त में बहुत ही कम होती है, नन के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है, और उसके कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की विलेयता भी कम हो जाती है दाब बढ़ने पर भी। जब उसकी विलेयता कम हो जाएगी तो जब गोताखोर ऊपर की ओर आएंगे तब दाब कम होने पर उसके जो बुलबुले हैं वो बहुत ही कम बनेंगे, अर्थात उनको कम पीड़ा का अनुभव होगा और उनको जो मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो नहीं बनेंगे। ठीक, अब इसके बाद तीसरा देखिए, पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर चक्कर आ जाता है। जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब तो ज़्यादा है, यानी कि उनके ऊपर दाब अधिक होने के कारण उनकी नसों में या उनके पूरे शरीर की केशिकाओं में जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन के घुलने की मात्रा, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ेंगे, वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, हवा का ऊंचाई कम होता चला जाएगा, और जो ही और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचेगा वायुमंडलीय दाब एकदम से कम हो जाएगा। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तब वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण उनके रक्त में ऑक्सीजन के घुलने की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। दाब कम
तो गैस के घुलने की मात्रा भी कम। तो जब वो ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, तो गैस के घुलने की मात्रा जो है कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन गैस के घुलने की मात्रा कम हो जाएगी, अर्थात हमारे नसों में जो रक्त बह रहा है, रक्त में और जो केशिकाओं में रक्त बह रहा है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो जब मस्तिष्क की नसों में या मस्तिष्क के पास जो केशिकाएं हैं, उनके पास जो रक्त है, रक्त में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो हमारे दिमाग में जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उससे कम ऑक्सीजन मिलने लगेगा। इसके कारण हमको चक्कर महसूस होने लगेगा। यही कारण है कि पर्वतारोहियों को चक्कर महसूस होने लगता है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, और इसी को हम कहते हैं एनेस्थीसिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण चक्कर आ जाना। और ऐसा कहाँ होता है? पर्वतारोहियों पर, या जो पर्वतों पर रहते हैं लोग ऊंचाई पर, उनके साथ ऐसा होता है। तो ये सब जो है हेनरी के नियम द्वारा हम समझ सकते हैं। इसके बाद अगला हम लोग को पढ़ना है राउल्ट का नियम। तो चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम। मान लेते हैं कि हमने एक बर्तन में शुद्ध द्रव A लिया हुआ है और इस तरह से हमने इसके ऊपर बर्तन में ढक्कन लगा दिया हुआ है, और यहाँ पर इसका वाष्प दाब है, शुद्ध वाष्प दाब, यानी कि शुद्ध द्रव का वाष्प दाब यहाँ पर है। इसको हमने डिनोट कर लिया PA से, P नॉट A से। नॉट का मतलब होता है प्रारंभिक शुद्ध, और A का मतलब यहाँ पर गैस A। और एक और हमने गैस मान लिया B, और इसका जो वाष्प दाब यहाँ पर वाष्प इसके हैं, इसका वाष्प दाब जो हमने मान लिया P नॉट B, यानी कि शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब P नॉट B और शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब P नॉट A। अगर हम इन दोनों को एक ही बर्तन में रख दें, यानी इसमें हो गया A प्लस B, तब अब इन दोनों के जो वाष्प हैं यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। अब इसमें A का भी वाष्प दाब है और B का भी वाष्प दाब है। क्योंकि अब यहाँ पर A का वाष्प दाब और B का वाष्प दाब दोनों है, तब इसमें A के हिस्सा को हमने PA मान लिया और B के हिस्सा को हमने PB मान लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वे आंशिक दाब के रूप में बोला जाएगा। आंशिक दाब इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो चीजों का विलयन हो गया। दोनों में पहले का हिस्सा कितना है, यानी अंश मोल प्रभाज, ऐसे यहाँ पे दूसरे में B यानी B का हिस्सा कितना है, अंश, यानी कि मोलर अंश या मोल प्रभाज इसको बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप और विलयन के किसी घटक का आंशिक दाब P, हमने यहाँ पर PA लिया हुआ है, आंशिक दाब, ये भी आंशिक दाब है, ये भी आंशिक दाब है, और इसको जोड़ देंगे, यानी कि आंशिक दाब PA किसके बराबर होगा? आंशिक दाब P इसके मोल प्रभाज काई तथा शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब P नॉट के गुणनफल के बराबर होगा। तो शुद्ध अवस्था में A का जो वाष्प दाब है वो है P नॉट A, और इसका जो मोलर प्रभाज हम मान ले रहे हैं कि इसका मोलर प्रभाज है काई A। मोलर प्रभाज कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि A के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, यह A का हो जाएगा। B का अगर निकालना होगा तो B के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ऐसे ही आंशिक दाब अगर PB निकालना है, यानी कि P नॉट B इंटू काई B। काई B क्या है? B का मोलर प्रभाज, काई A क्या है? A का मोलर प्रभाज। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें कि कुल दाब, क्योंकि इस बर्तन में दो ही घटक हैं, PA और PB दोनों के आंशिक दाब है, तो इसका कुल दाब जो होगा किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के। कुल दाब को हम PS लिख दे रहे हैं। PS मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, अर्थात PS इज इक्वल टू PA की वैल्यू क्या है? यह है P नॉट A काई A प्लस PB का P नॉट B काई B। इस तरह से विलयन का जो है पूरा का पूरा दाब आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम द्रव विलयनों के लिए है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
कि राउल्ट के नियम का पालन करने वाले जो विलेन होते हैं वे कहलाते हैं आदर्श विलेन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वे कहलाते हैं अनादर्श विलेन। आइए अब देखते हैं हेनरी के नियम का ग्राफे निरूपण और राउल्ट के नियम का जो है ग्राफ। हेनरी का जो ग्राफ है वो दो चीजों के बीच में बनेगा। क्योंकि समानुपातिक ग्राफ है इसलिए सीधी रेखा प्राप्त होगी। यहां पर ये जो x अक्ष है किसी गैस की विलीन मात्रा को अगर प्रदर्शित करे, और ये जो y अक्ष है यह गैस का दाब को प्रदर्शित करे, तब इन दोनों के बीच में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर जो हेनरी का नियम है वो समानुपातिक नियम है। इस प्रकार से हेनरी के नियम का ग्राफ हम देख रहे हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। अगर राउल्ट के नियम का ग्राफ बनाए तो राउल्ट के नियम के ग्राफ को बनाने के लिए हमको कुछ इस तरह का व्यवस्था करना पड़ेगा, जहां पर ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ये जो दोनों लाइनें हैं यह गैसों के दाब को प्रदर्शित कर रही है, और ये जो लाइन है नीचे वाली यह उनके आंशिक मोलों यानी कि मोल प्रभाज को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर अगर काई a बराबर 1 लिया जाए तब यहाँ पर काई b बराबर 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काई a और काई b अभी हमने देखा कि बर्तन में केवल दो ही घटक हैं, a और b। अगर इसका मोल प्रभाज काई a है और इसका मोल प्रभाज काई b है तो दोनों के मोल प्रभाजों को जोड़ने पर हमेशा 1 आएगा, और अगर काई a का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पर काई b का मान 0 होगा। अर्थात यहाँ पर केवल गैस A उपस्थित है, उसका शुद्ध जो है दाब यहाँ पर वाष्प दाब यहाँ पर शुद्ध केवल गैस A का वाष्प दाब लिया गया है, यहाँ पर B का वाष्प दाब शून्य दिखाया गया, यानी यहाँ पर केवल गैस A के लिए है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काई B बराबर 1 रखेंगे और काई A का मान 0 होगा। अर्थात ये लाइन क्या बता रही है कि जैसे जैसे हम इधर की ओर जाएंगे काई A का मान 1 से 0 की ओर होता चला जाएगा, और यहाँ से जैसे से इधर की ओर जाएंगे काई B का मान 0 से 1 की ओर होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जब काई B यानी कि दूसरा घटक B है ही नहीं तो उसका प्रेशर नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर है P0A। P0A का मतलब कि द्रव A का शुद्ध द्रव A का जो वाष्प दाब था प्रारंभिक अवस्था में, और यहाँ पर मान लीजिए गैस B है और ये हो जाएगा आपका P0B। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये सीधे सीधे 0 पर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A है ही नहीं तो उसका दाब भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये सीधे सीधे यहाँ पर आकर के 0 हो जाएगा। इस तरह से यह जो ग्राफ है आप देख रहे हैं, यह जो लाइन है यह लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है, B के बढ़ते हुए वाष्प दाब के बारे में प्रदर्शित करी, और ये जो है A के घटते हुए वाष्प दाब के बारे में प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार से आप देखेंगे अगर PA और PB के बीच में अगर हम सीधी लाइन खींच देते हैं, PA और PB के बीच में एक सीधी लाइन खींच देते हैं तो यह क्या प्रदर्शित करती है, यह मिश्रण के वाष्प दाब को प्रदर्शित करती है, यानी कि वह मिश्रण जब बना है तो कुल दाब P बराबर PA प्लस PB को प्रदर्शित कर रहा है। अक्सर इसके ग्राफ को इस तरह जो है विचलन सहित प्रदर्शित किया जाता है। तो अभी विचलन इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विचलन क्या होता है। इस तरह से आपने देखा हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आदर्श विलयन